लेट्स टॉक अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स। नाम से समझ में आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी अर्निंग जो एक कंपनी रिटेन करती है। रिटेन करने का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना। तो रिटेन्ड अर्निंग का एक्चुअल मीनिंग होता है ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो वो पैसे क्यों रखती है कंपनी अपने पास में? हो सकता है कि कंपनी को डर लग रहा है कि आगे जाके फंड रेज नहीं होगा, या फिर कंपनी के पास में कोई ग्रोथ या एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट रेडी है, उनके दिमाग में है कि हमें ये इंप्लीमेंट करना है एंड फॉर दैट दे विल बी रिक्वायरिंग फंड्स। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके अपने पास में रिटेन करती है तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, अब यहां पे वर्ड दिया हुआ है रिटेन्ड प्रॉफिट्स। मैंने आप लोगों को बताया कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन करती है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। ठीक है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स आर आल्सो नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व और सरप्लस। अभी अलग अलग नाम दिए हुए हमें। ठीक है, जो एक मेन वर्ड है जिसपे आपको फोकस करना है दैट इज इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड रिजर्व और सरप्लस। देखो, सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? कंपनी ये मनी कहीं से रेज नहीं करने वाली है। ठीक है, ना ही शेयर से इशू कर रही है, ना डिबेंचर से कर रही है, ना किसी से लोन ले रही है। ये कंपनी का खुद का पैसा है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। दूसरा होता है इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल मतलब क्या हुआ? दिस इज जनरेटेड इंटरनली। इंटरनल मतलब क्या होता है? जो कंपनी के अंदर से ही जनरेट हुआ हो। ये कंपनी कहीं बाहर से लेने नहीं जाती है। दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल फंड, इट इज एन इंटरनल फंड। एंड द लास्ट इज रिजर्व और सरप्लस। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। ठीक है, हम जब कोई चीज बचा के रखते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा रिजर्व है। और सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस, मोर देन रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो ये वो पैसा है कंपनी का जो कंपनी का खुद का, इट इज सेल्फ, इट इज इंटरनली जनरेटेड, इट इज अ रिजर्व और इट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज मेड। ठीक है, retained earning refers to undistributed profit after payment of dividend and taxes। मैंने क्या बताया? retained earning का मतलब होता है वो पैसा, वो प्रॉफिट कंपनी का जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो दिस इज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स। लेट्स से कि कंपनी ने प्रॉफिट किया था 1000 करोड़ का। ठीक है, उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया है 200 करोड़ का और कंपनी ने टैक्स दिया है 300 करोड़ का। तो 1000 माइनस 200 माइनस 300, तो कंपनी के पास में कितना पैसा बच गया? 500 करोड़। तो वो 500 करोड़ हो गए हमारे रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या कह रही है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज। अब रिटेन्ड अर्निंग काम क्या आता है? कभी भी अगर कंपनी के पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, ग्रोथ का प्रोजेक्ट है, एक्सपांशन का प्रोजेक्ट है या फिर डाइवर्सिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, जहां पे कंपनी को ऐसा लगता है कि ये रिस्की प्रोजेक्ट है थोड़ा और शायद बाहर से मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी, एक्सटर्नल फंडिंग मुझे नहीं मिलेगी, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करती है। ठीक है, उनको डर लग रहा है ना कि कोई शायद बाहर से पैसा देगा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? अपना ही पैसा बचा के रखते हैं सो दैट दे कैन फाइनेंस द प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? It is considered the most important source of finance since it is internally generated. This method of financing is also known as self financing। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि इसको सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये खुद से जनरेट होता है। दिस इज इंटरनली जनरेटेड। एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोटिस करना है दैट इज इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? अब अपने पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और सोर्स हो सकता है क्या? इफ यू हैव मनी तो ना आपको इक्विटी की जरूरत है, ना आपको बोरोड फंड की जरूरत है, ना आपको ओनर्स फंड की जरूरत है, ना आपको डिबेंचर्स की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ये हो गए रिटेन्ड अर्निंग। इनके फीचर्स होते हैं कुछ। क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज कुशन और सिक्योरिटी। अब कुशन, ठीक है, एक जो पिलो जैसा होता है, वो कुशन हमारे क्या काम आता है? जनरली व्हेन अ बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है, तो हम उसके आसपास कुशन रखते हैं सो दैट उसको लगे नहीं। इट इज अ सेफ्टी। ठीक है, तो इट इज बेसिकली कुशन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ
काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी और कहीं से पैसा रेस नहीं कर पाती है। ऐसे केस में लेट्स से कि कंपनी के पास में सामने एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मर्जर या एक्विजिशन है। लेट्स टॉक अबाउट जोमैटो। ठीक है, जोमैटो के पास में ईयर 2020 में दे हैड अ प्रोजेक्ट कि उनको उबर ईट्स को अक्वायर करना है। अब उस टाइम पे कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देना चाहे या फिर बैंक अगर पैसा देने से मना कर दे तो क्या करेगा जोमैटो इस बड़े से अपॉर्चुनिटी को जाने तो देगा नहीं। तो ऐसे केस में रिटेन्ड अर्निंग काम आते हैं। जब और कहीं से भी पैसा रेस नहीं होता है ना, तब कंपनी अपने खुद के पैसों को यूज करती है। रिमेंबर, दिस इज सेल्फ फाइनेंसिंग, दिस इज इंटरनली जनरेटेड। कंपनी को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, कंपनी को कहीं से पैसा रेस नहीं करना है। दिस इज द सेव्ड मनी। ठीक है, तो दिस इज कुशन ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। अब जैसा मैंने बताया कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिस्की होते हैं, जिसमें लोग फंडिंग नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, काफी न्यू प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स भी डरते हैं कि शायद ये आइडिया फ्लॉप हो जाए। तो कभी कभी कंपनीज को बहुत डिफिकल्टी होती है फंड्स रेस करने में, भले ही फिर वो ओनर्स फंड हो या फिर वो बोरोड फंड हो। कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेस फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे केस में कंपनी के इसमें पैसा कहां से आएगा? रिटेन्ड अर्निंग से। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग जो होता है ना, वो ओनर्स फंड होता है और ओनर्स फंड परमानेंट कैपिटल होता है। दैट मीन्स कंपनी चाहे तो ये पैसे को कितने भी टाइम के लिए यूज कर सकती है। देयर इज नो कंपल्जन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ना ही कंपनी को ये रिटेन्ड अर्निंग पे कोई डिविडेंड देना है, ना ही कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही ये पैसे का रीपेमेंट का कोई भी कंपल्जन है। मतलब कंपनी चाहे तब तक ये पैसे को यूज कर सकती है। तो रिटेन्ड अर्निंग कैन बी अ सोर्स ऑफ मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द कंपनी। फोर्थ पॉइंट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप फंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर रिटेन्ड अर्निंग तो ऑलरेडी ओनर्स फंड होते हैं, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप फंड का क्या मीनिंग है? समझाता हूं। रिटेन्ड अर्निंग के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ा था कि दिस इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व और सरप्लस। ठीक है, मतलब क्या होता है? द एक्स्ट्रा मनी। ये वो एक्स्ट्रा मनी है जो कंपनी के पास में है। अब लेट्स से कि एक कंपनी है जिसने 500 करोड़ रुपीस सेव किए थे फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब कंपनी ने वो फ्यूचर प्रोजेक्ट करा, ठीक है, और उसमें कंपनी के 400 करोड़ रुपीस ही लगे, तो 100 करोड़ फिर भी बच गए। मतलब रिटेन्ड अर्निंग में से भी कुछ पैसा बच गया। तो अब कंपनी इन पैसों का क्या करेगी? कंपनी क्या करती है? इन पैसों के बोनस शेयर इशू करती है। अब बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको फ्री में शेयर्स दे देना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देना, फ्री में। अब ऐसा क्यों करती है कंपनी? आप बोलोगे सर ये तो पागल बनती है, अपने पैसे फ्री में क्यों बांट रही है? बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी के पास में कोई भी प्रॉफिट बचा है तो अल्टीमेटली उस पर राइट किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो आप डिविडेंड के जैसे दो या फिर आप बोनस शेयर्स के जैसे इशू करो, बात तो एक ही है। तो कंपनी क्या करती है? ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, इसको बोनस शेयर्स के जैसे इशू कर देती है। इससे क्या होता है? कंपनी का गुडविल मार्केट में इंक्रीज होता है कि हाँ भाई ये कंपनी तो बोनस शेयर इशू करती है, यानी फ्री में शेयर्स देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कोई भी नए आदमी को नहीं मिलेगा। आपके पास में शेयर नहीं है तो आपके घर पे शेयर्स नहीं आएंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, ये थे फीचर्स। अब बात करते हैं मेरिट्स की। ठीक है, कि अगर कोई भी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करती है तो उसके क्या मेरिट्स होते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। आपके वॉलेट में जो पैसा है ना, दैट इज द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर यू। आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि कल मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, तो डोंट ट्रस्ट दैट फ्रेंड ना, हो सकता है वो अगले दिन फोन ही नहीं उठाए। बट द मनी इन योर वॉलेट, ठीक है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब वही हो गया, बेसिकली वो पैसा जो कंपनी के पास में पड़ा है, तो वो पैसा कभी धोखा नहीं देगा, अचानक से गायब नहीं हो जाएगा वो पैसा। इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो कॉस्ट। इसको रेस करने का कोई कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप शेयर इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हो तो हमने पढ़ा था कि सेबी को फीस देनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और साथ में बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं, लेट्स से कि हमने बैंक से लोन लिया, तो वो लोन लेने के लिए हमें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है।
ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की, आपके वॉलेट में अगर कोई पैसा पड़ा है तो उसे यूज करने के लिए तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना है, बेसिकली देयर इज नो कॉस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज। थर्ड पॉइंट, नो फिक्स लायबिलिटी। मैंने बोला रिटेन्ड अर्निंग वालों को, रिटेन्ड अर्निंग को ना ही कोई डिविडेंड देना है ना ही कोई इंटरेस्ट देना है, तो देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी। ये पैसा आप जब तक मर्जी तब तक यूज करो। देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरफेरेंस। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स मिलती है, ठीक है, दैट मीन्स दे कैन इंटरफेयर। बट अगर हम बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की, तो कंपनी सिर्फ अपना पैसा यूज कर रही है, तो किसी भी पर्सन को वोटिंग राइट नहीं मिली, देयरफॉर कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल, ठीक है। जिस कंपनी के पास में खुद का पैसा है, आप इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हो, कंपनी बोलती है कि हमें एक दूसरी कंपनी को अक्वायर करना है या फिर हमें एक नई फैक्ट्री खोलनी है, तो हमें कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। अचानक से कंपनी ये बोलती है कि हमारे पास में वो पैसा पड़ा है, तो आप समझो कि उस कंपनी की गुडविल कितनी हाई होगी। दैट मीन्स वो कंपनी बोरोड फंड के लिए नहीं जाने वाली, न्यू शेयर्स भी नहीं इशू करने वाली, कंपनी के पास में वो पैसा ऑलरेडी पड़ा है। तो ऐसी कंपनी जिसके पास में अच्छा खासा रिटेन अर्निंग होता है, उस कंपनी की गुडविल मार्केट में हमेशा हाई होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फंड रेज करते हैं ना, तो हमें कुछ असेट्स को कोलैटरल के जैसे रखना पड़ता है। दैट मीन्स चार्ज ऑन असेट्स, दैट मीन्स सिक्योरिटी, ठीक है। इक्विटी, अगर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है तो यू डोंट नीड सिक्योरिटी, बट अगर आपको बोरोड फंड इशू करना है तो यू नीड सिक्योरिटी। अब रिटेन्ड अर्निंग तो ओनर्स फंड है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो दिस बिकम्स अ मेरिट फॉर रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया? आप चलते हैं डीमेरिट्स पे। अब आप बोलोगे सर डीमेरिट्स भी होते हैं, खुद का पैसा यूज करने के भी डीमेरिट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। द फर्स्ट वन इज केयरलेस यूज। आपके पास में जो पैसा होता है ना, वो कभी सेव नहीं होता है, यू स्पेंड, ठीक है। आपके पास में जितना भी पैसा आता है ना, जो आपका खुद का होता है, यू स्पेंड दैट मनी। बट वहीं पे अगर आपको पता है कि ये पैसा आपके फ्रेंड का है, या अगर आपको शाम को पापा को या मम्मी को हिसाब देना है, ठीक है, तो आप उतना केयरलेसली उसको स्पेंड नहीं करते हो। रिटेन अर्निंग किसकी होती है? कंपनी की खुद की होती है। कोई हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट देना, नहीं देना है, तो कंपनी क्या करती है, इन पैसों को बहुत केयरलेसली यूज कर लेती है कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं कि यार ये पैसा तो हमको मिलना चाहिए था एज डिविडेंड, कंपनी हमको डिविडेंड नहीं दे रही है, ये पैसा खुद के पास में रख रही है, ठीक है। तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं, ठीक है, दे गेट डिससैटिस्फाइड, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसों पे हक किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास में रख लिया, तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ओवर कैपिटलाइजेशन। कभी कभी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे बचा लेती है अपने पास में। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है ना, एक्स्ट्रा पैसा बचा लिया, तो नहीं। ओवर कैपिटलाइजेशन, किसी भी चीज की अगर आप ओवर में चल जाते हो ना, दैट इज ऑलवेज बैड, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या होता है, कंपनी को बहुत सारे बोनस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे फ्री में, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, शेयर होल्डर्स तो ऑलरेडी नाराज है, भाई वो बोलेंगे आपके पास में ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा है, आप और पैसे बचा रहे हो, दैट इज रॉन्ग अगेन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो बैड थिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज इम्बैलेंस्ड ग्रोथ। अब रिटेन अर्निंग कहां से आती है? प्रॉफिट में से आता है कंपनी का, और प्रॉफिट कभी भी कंसिस्टेंट होता है? नहीं होता है। लेट्स से 2009 में आपका प्रॉफिट था 100 करोड़, 2010 में लेट्स से सिर्फ 10 करोड़ हुआ, तो आपका रिटेन अर्निंग जो है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। दैट विल बी फ्लक्चुएटिंग, इट विल बी इम्बैलेंस्ड। समझना है? ये वीडियो में हमने देखा रिटेन अर्निंग के बारे में, ठीक है। रिटेन अर्निंग का मतलब देखा, रिटेन अर्निंग के फीचर्स देखे, मेरिट्स देखे और डीमेरिट्स देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।